So we'll continue with, if you remember, हमने last lecture में we have defined what is internal resistance, we have defined what is EMF, electromotive force, and we have defined what is terminal potential difference. अभी ये जो कॉन्सेप्ट हमने कल सीखे थे इसके आगे हमको देखना है. ऑफ कोर्स कल हमने लास्ट फ्यू मिनट्स में ओहम्स लॉ भी अप्लाई किया था कंप्लीट सर्किट पे. बट टू स्टार्ट अगेन थोड़ा सा आपको लिंक करना पड़ेगा, और मैं कोई यहाँ पे वापस रिवाइज करने के लिए ड्रॉ हुआ नहीं करने वाला हूँ. ये आपको अभी इमेजिन करना पड़ेगा. एक सर्किट मतलब क्या, उसमें एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, और उस कंडक्टर के टर्मिनल्स को, एंड्स को तुमने एक सेल कनेक्ट कर दिया. सेल कनेक्ट करना मतलब बेसिकली एक साइड को पॉजिटिव और एक साइड को नेगेटिव करना. राइट. अब होगा क्या कि ये जो चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. हम इसको ऐसा इमेजिन कर सकते हैं दैट इंस्टेड ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर मूविंग, विच चार्जेस आर मूविंग, पॉजिटिव. हम ऐसा सिर्फ इमेजिन करते हैं. क्यों? क्योंकि अगर मैं नेगेटिव चार्ज का मोशन कंसिडर करूंगा तो माइनस साइन लिखना पड़ेगा हर जगह पे. तो हर इक्वेशन में जहां जहां पे इलेक्ट्रिक करंट की बात होगी वहां वहां माइनस लिखना पड़ेगा. इसके लिए हम सिंप्लीफाई क्या कर देते हैं, हम बोलते हैं कि उल्टा इमेजिन कर लो. नेगेटिव चार्जेस मूव हो रहे हैं पता है, लेकिन हम इमेजिन करेंगे उल्टा. कौन मूव हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. राइट. जब ये चार्जेस मूव होते हैं तो वहां पे आयोन्स है, और आयोन्स का इनका होता है कोलिजन, मतलब वहां पे होता है रेजिस्टेंस. तो ये जो अपोजिशन हो रहा है चार्जेस को मूव होने में, ये अपोजिशन को ओवरकम करना पड़ेगा. चार्जेस को अगर मूव होना है तो ये जो अपोजिशन है जिसको तुम रेजिस्टेंस बोल रहे हो उसको ओवरकम करना पड़ेगा. ओवरकम करने के लिए वर्क डन करना पड़ता है. वर्क डन होता है एनर्जी. तो इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी किसने सप्लाई किया था? सेल ने. तो यहाँ पे जो सेल है वो कौन है? सोर्स ऑफ एनर्जी है. यहाँ तक क्लियर? अगर मुझे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव मतलब +1 कूलम चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल लेके जाना है वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगा इसको तुम बोलते हो ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट. गुड. यहाँ तक क्लियर? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. यहाँ पे जो सेल हमने यूज किया था, मैंने कल बताया भी था, जो भी सेल तुम लेते हो, सेल हो, बैटरी हो, वॉट एवर इट इज. चलो अभी आपको पता है ये सेल कैसे दिखता है. तो सेल, हर एक सेल किसी ना किसी एक मटेरियल से बना होता है. मतलब उस सेल का सोर्स ऑफ एनर्जी का एक कंपोजिशन है, और हर एक कंपोजिशन का मतलब हर एक मटेरियल का एक रेजिस्टेंस है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, वो सेल के अंदर से निकला, पहले तो सेल के बाहर तक आया. तो जब सेल के अंदर से सेल के बाहर तक वो आ रहा था, खुद उस सेल के मटेरियल ने रजिस्ट किया. इसको क्या बोलते हो तुम? इंटरनल रेजिस्टेंस. उसके बाद किसने रजिस्ट किया? कंडक्टर ने. उसको क्या बोलते हो? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. राइट. तो ये जो एनर्जी यूज हुआ है टू सर्कुलेट यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट, it is used in two ways. One, to overcome internal resistance, and two, to overcome external resistance. The energy required to overcome only external resistance, इसको बोलते हैं terminal potential difference. इसका मतलब the energy required to circulate unit positive charge once through external resistance is called as terminal potential difference. तो ये कॉन्सेप्ट हमने कल देखा था. अब हमको ओहम्स लॉ अप्लाई करना है पूरे सर्किट पे, और वहां से हमको इक्वेशंस चाहिए. अब इक्वेशंस क्या चाहिए पहले वो समझ लेते हैं. ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये सेल का खुद के मटेरियल का रेजिस्टेंस है. अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकता है. यू कैन नॉट मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली. तो हमको इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर तो करना है, हमको पता होना चाहिए कौन से सेल का कितना रेजिस्टेंस है. तो वो इनडायरेक्टली मेजर होता है. तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने ओहम्स लॉ अप्लाई कर दिया टू द कंप्लीट सर्किट. तो ओहम्स लॉ अप्लाइड टू द कंप्लीट सर्किट, अप्लाइड टू द कंप्लीट सर्किट. अब कंप्लीट सर्किट मतलब क्या? इस सर्किट में क्या था? एक कंडक्टर था, उस कंडक्टर का क्या था? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था. तो इस सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस को हम डिनोट कैसे करते हैं? यू ऑलरेडी नो, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस.
और सर्किट में क्या है, और सर्किट में एक सेल है, सेल मतलब बैटरी, बैटरी या सेल जो भी बोलो उसको। तो सेल, अभी हमने देखा कि सेल के साथ, सेल के मटेरियल का खुद का एक रेजिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम नॉर्मली स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे लगा दिया मैंने, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। और ये जो हमारे पास बैटरी है, सेल है, उसका ईएमएफ कितना, ई, ई इज द ईएमएफ। और क्योंकि ये स्मॉल आर इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस था, तो ये डिनोट करने के लिए हम लोग सेल को और इस रेजिस्टेंस को एक रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ करते हैं, टू शो कि ये जो रेजिस्टेंस आर है ये हमने एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं किया है, ये जो सेल था उसी का रेजिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर। और अभी ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, दे आर इन सीरीज की पैरेलल, सीरीज, क्योंकि उनका एक ही टर्मिनल कॉमन है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल पॉजिटिव ऑफ द बैटरी को है, सेल को है, और इंटरनल का नेगेटिव है। तो इन दोनों में सिर्फ एक ही टर्मिनल कॉमन है, दैट इज व्हाई दे आर इन सीरीज। अब ये सेल इसमें एक करंट सर्कुलेट कर देगा आई, ये करंट आई इस रेजिस्टेंस से भी जाएगा, और ये करंट आई इस स्मॉल रेजिस्टेंस से भी आएगा। ठीक। तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा उसको हम बोलेंगे वी। पोटेंशियल का ड्रॉप क्यों होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट को अपोज करेगा। तो करंट तो फिर भी पास हुआ, तो क्यों पास हुआ, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी यूज हुआ, जिसको तुम बोलते हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप कितना है, वी है। और ये जो स्मॉल आर है, इसके अक्रॉस कितना है, वी आर है। राइट। तो हमने अब तक जो जो पैरामीटर यूज किए वो सिर्फ मैं यहाँ पे लिस्ट बना देता हूँ। लेट ई इज द ईएमएफ ऑफ द सोर्स, उसके बाद कैपिटल आर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। उसके बाद आई क्या है, करंट है। वी क्या है, इट इज पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। वी सफिक्स आर क्या है, व्हाट इज वी सफिक्स आर, पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस। तो अगर आप थ्योरी एग्जाम लिख रहे हो और अगर आपको सपोज याद नहीं आ रहा कि कैसे लिखना है, तो ऐसा बोल सकते हो, मेक अ लिस्ट, सिर्फ पैरामीटर तो बताने तुमको, कैपिटल ई क्या है, कैपिटल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, आई क्या है, वी क्या है, वी आर क्या है, सब बता देना, हो गया। यहाँ तक क्लियर। राइट। अभी हमको अप्लाई करना है ओम्स लॉ। कैसे अप्लाई करोगे ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर। ओके, वी इक्वल टू आई आर, लेकिन यहाँ पे तुमने जो बैटरी कनेक्ट की, उसका जो ईएमएफ था वो वी था कि ई था, क्या था, ई। तो ई, ई इक्वल टू आई आर लिखोगे ना, कि वी इक्वल टू आई आर लिखोगे, व्हाट विल यू राइट, ई और वी, नो, नो आइडिया। चलो कोई बात नहीं, आई गिव यू रफ आइडिया अबाउट व्हाट इज टू बी डन, एक मिनट। ओके कोई बात नहीं, जब समझ में नहीं आया ना क्या करना, तो देखो, मैंने आपको इसलिए बताया था, एक बार याद है क्या, ये ई मतलब बैटरी, ये सोर्स होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये जो रेजिस्टेंस होते हैं वो भूखे होते हैं, वो क्या खाते हैं, एनर्जी खाते हैं। बैटरी का एनर्जी किस किसने खाया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस, कितना कितना खाया, वी और वी आर। तो फिर मैं बोल सकता हूँ ना, देयरफॉर ई इक्वल टू वी प्लस वी आर, इक्वेशन नंबर वन। बट बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी क्या है, आई आर है। आई क्या है, करंट थ्रू रेजिस्टेंस, और ये वी वाज द ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इसको क्या लिखा, आई कैपिटल आर। और वी सफिक्स स्मॉल आर क्या लिखेंगे, आई इंटू स्मॉल आर, क्योंकि ये जो वी आर था, ये पोटेंशियल ड्रॉप था अक्रॉस स्मॉल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। हो गया। अब ये दोनों यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर, देयरफॉर इसको मैं इक्वेशन नंबर टू बोल देता हूँ। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, वन एंड टू, ई इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। हो गया।
तो you will get from here E equal to I common capital R plus small r, मतलब E by I equal to capital R plus small r, therefore small r equal to E by I minus capital R। ये मिल गया आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो ऐसे फाइंड कर लो। कैसे? करंट तो तुम मेजर कर सकते हो, करंट मेजर करने के लिए तुम सर्किट में एमीटर लगा सकते हो। कैपिटल आर ये एक्सटर्नल कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। अगर कलर कोडेड होगा तो तुमको तो कलर कोडिंग स्कीम पता ही है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाला, वहां से फाइंड कर लेना। राइट। ईएमएफ ये तो सेल तुम ही लेके आए थे, तो उसका तो लिखा ही था 10 वोल्ट है कि 15 वोल्ट है। तो यू कैन नो व्हाट इज ई आई एंड आर, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसमें से आप इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो फ्रॉम दिस इक्वेशन। क्लियर यहाँ तक? गुड। तो मैं वापस एक बार बता देता हूँ प्रोसेस क्या था। हमको और भी एक दो इक्वेशन चाहिए। तो प्रोसेस क्या था? प्रोसेस बेसिकली ये था कि हमने जो यहाँ पे सेल लगाया उसका ईएमएफ था ई। ईएमएफ का मतलब होता है कि अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट सर्कुलेट करना है तो कितना एनर्जी लगेगा। कंप्लीट सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी आता है। तो जब चार्ज मतलब करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की कोशिश करेगा तो वहां पे जो वोल्टेज यूज हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, वो कितना हुआ? वी। और सेल का खुद का रेजिस्टेंस था, तो जब करंट या चार्ज इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करेगा तो कितना ड्रॉप हो गया? वी आर। ओके, गुड। लेकिन अकॉर्डिंग टू ओम्स का वी क्या होता है? आई आर। ये वी की जगह पे मैंने आई कैपिटल आर क्यों लिखा? क्योंकि ये वी था ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। और ये जो वी आर है यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई इंटू स्मॉल आर। ये ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ई क्या बन गया? आई आर प्लस आई स्मॉल आर। तो ई क्या आ गया? आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ई बाय आई इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो व्हाट इज स्मॉल आर? ई बाय आई माइनस कैपिटल आर। ये हो गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्योंकि डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पा रहे थे तो ऐसे कर लिया। राइट। अब ये जो इक्वेशन है इससे तुमको और एक इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? वी था। वो क्या बन जाएगा? ई माइनस वी आर। लेकिन वी आर क्या है? लेकिन वी आर क्या है? व्हाट इज वी आर? आई आर, आई स्मॉल आर। तो ये इक्वेशन भी याद रखना। ऑल्सो यू नीड टू नो दिस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ई माइनस वी आर, मतलब इट इज ई माइनस आई स्मॉल आर। ये याद रखना, ये आने वाले टॉपिक में लगने वाला है। तो यहां तक कोई डाउट? इट इज वेरी सिंपल। और ये सारे इक्वेशंस आपको ट्वेल्थ करंट इलेक्ट्रिसिटी में वापस लगने वाले हैं, तो इसलिए याद रखना। हाउ डू यू फाइंड आउट स्मॉल आर? ई बाय आई माइनस माइनस कैपिटल आर। हाउ डू यू फाइंड आउट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? ईएमएफ माइनस आई इंटू स्मॉल आर। ईएमएफ ई माइनस वी आर। वी आर क्या था? आई आर। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? श्योर। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो बेसिकली अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। वेरी इंटरेस्टिंग अगेन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसे हमने रेजिस्टेंस के दो कॉम्बिनेशन देखे, वैसे ही सेल के भी दो कॉम्बिनेशन होते हैं। कौन से? सीरीज एंड पैरेलल। अब दोनों का डिफरेंस समझ लो और दोनों में से कौन सा कहाँ यूज करना है ये भी समझ लो। देखो फॉर एग्जांपल, इमेजिन हमको 9 वोल्ट का टोटल वोल्टेज चाहिए था। टोटल वोल्टेज चाहिए था 9 वोल्ट। और हमारे पास 3-3 वोल्ट के 3 सेल है, 9 वोल्ट नहीं है। तो ये जो 3-3 वोल्ट के 3 सेल है, इनको हमको ऐसा कंबाइन करना है सो दैट द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस या इफेक्टिव ईएमएफ इज 9 वोल्ट। तो उस केस में हम लोग कनेक्ट करते हैं इन सीरीज। अब जैसे तुमने रेजिस्टेंस के केस में रेजिस्टेंसेज इन सीरीज को डिफाइन कैसे किया था? अगर हमने एक सिंगल इलेक्ट्रिकल पाथ में सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए सच दैट ओनली वन पॉइंट इज कॉमन between the two resistance, then the combination is said to be series.
या फिर आपने बोला था इफ द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द करंट थ्रू ऑल दिस रजिस्टर इज सेम, देन दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे इन केस ऑफ सेल्स सीरीज कॉम्बिनेशन डिफाइन कैसे करेंगे पहले वो देख लो। तो लेट अस सी हाउ टू डिफाइन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन डिफाइन कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास दो सेल्स है, आई हैव टू सेल्स। हमने ये जो दो सेल थे, इन दो सेल को एक सिंगल इलेक्ट्रिकल पाथ में कनेक्ट किया है सच दैट एक सेल का नेगेटिव ये दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। तो व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? इफ इन एन इलेक्ट्रिकल पाथ the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of the other cell, then the combination is said to be series combination. So if in an electrical path negative terminal of one cell is connected to positive terminal of the next cell then the combination is said to be series combination, राइट। तो ये पता होना चाहिए। देन अभी सीरीज क्यों कनेक्ट करना है, जैसे तुमको मैंने बताया फॉर एग्जांपल ये जो पहला सेल था ना इसका ईएमएफ था ε1, जो दूसरा सेल है इसका ईएमएफ है ε2। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इफेक्टिव या रिजल्टेंट ईएमएफ the effective EMF is the sum of EMFs of all the cells तो जो इफेक्टिव ईएमएफ होगा एप्सिलॉन होगा, वो क्या आएगा ε1 प्लस ε2, करेक्ट। अगर मेरे पास n सेल्स हो, if there are n cells then इस केस में इफ यू हैव n सेल्स उस केस में क्या लिखोगे आप ε1 प्लस ε2 प्लस 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 एप्सिलॉन n। अगर आपको याद होगा आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन क्या लिखते हो, समेशन एप्सिलॉन आई 1 2 3 4 की जगह पे लिखते हो आई की पहली वैल्यू कितनी है 1, आई रन फ्रॉम 1, आखिर कितनी है n। फिर बन गया आपके पास एप्सिलॉन इक्वल टू समेशन एप्सिलॉन आई रन फ्रॉम 1 टू n। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? श्योर 100%। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तुमने क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन में तुमने सेल्स को सिंगल इलेक्ट्रिकल पाथ में कनेक्ट किया सच दैट एक सेल का नेगेटिव उसके अगले सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो टोटल ईएमएफ कितना बन गया, एडिशन ऑफ ऑल दिस। तो अगर मेरे पास 3 3 वोल्ट के 10 सेल है, टोटल कितना हो जाएगा 30, राइट, करेक्ट। तो जब आपको इफेक्टिव ईएमएफ बनाना होता है तो तुम सेल्स को कनेक्ट करते हो इन सीरीज। हम आगे सीरीज और पैरेलल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों देखने वाले हैं, लेकिन सिर्फ याद रखो जब हमारे पास छोटे छोटे सेल्स है और हमको उसकी कैपेसिटी बढ़ानी मतलब हमको ईएमएफ लार्ज प्रोड्यूस करना है, तो हम ये स्मॉल स्मॉल सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो इफेक्टिव ईएमएफ विल बी द एडिशन ऑफ ईएमएफ ऑफ ऑल द सेल्स। इज दिस क्लियर? पक्का? अब लेकिन हर एक सेल का होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो अब हम लोग यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखाएंगे फिर। तो ये जो पहला सेल था इसका इंटरनल रेजिस्टेंस में मान लेता हूँ R1 है, और जो दूसरा सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस में मान लेता हूँ R2 है। और क्योंकि तुमने सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया है तो सारे के सारे इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी सीरीज में है, राइट, गुड। तो
ऑल्सो द इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस इज, तो क्या आएगा ये आर, ये आएगा R1 + R2 + R3 अप टू Rn, मतलब ये क्या आएगा, समेशन Ri आई रन फ्रॉम 1 to n। तो टोटल रेजिस्टेंस भी हो जाएगा ऐड, अगर ईएमएफ ऐड हो रहा है तो टोटल रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो मान लो मेरे पास 3-3 वोल्ट के, 3-3 वोल्ट जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं ईएमएफ की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास 3-3 वोल्ट ईएमएफ के 10 सेल थे, तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया, 30। और मान लेते हैं कि हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओहम था, 1 ओहम। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओहम, क्योंकि ये भी ऐड होगा। अगर ईएमएफ ऐड हो रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड होगा। क्लियर यहाँ तक, बराबर। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने ये सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे हमने यहाँ पे एक सेल लगाया था, किसके अक्रॉस लगाया था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाया था, मतलब एक्सटर्नल कंडक्टर के अक्रॉस लगाया था। अभी सेम क्वेश्चन है, अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा देता हूँ, तो व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि तुमने टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, तुमने टोटल ईएमएफ फाइंड कर लिया, तो रह क्या गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी भी जिसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में कंफ्यूजन है, अच्छे से समझ लो। टोटल जब ईएमएफ बोलते हो ना, दैट इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट चार्ज स्टोर्ड इन द बैटरी। इसमें से कुछ एनर्जी पर यूनिट चार्ज खर्च हो जाएगा, यूज हो जाएगा। क्यों, उस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में। तो जो बचा वो कहाँ अपियर होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। बराबर, यहां तक क्लियर। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का वैल्यू कम मिलेगा, यहां तक क्लियर है। अब जब मैंने एक सिंगल सेल लगाया था, तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज मिल रहा था, क्या नाम दिया उसको, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं सिंगल सेल की जगह पे क्या लगा रहा हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन लगा रहा हूँ, तो टोटल ईएमएफ निकाल लिया तुमने, यस। तुमने टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लिया, यस। तुमको क्या चाहिए, व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, इसलिए मैंने बोला ये इक्वेशन याद रखना। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज, वही इक्वेशन तुमको यूज करना है वापस, सेम इक्वेशन, जाना है के बाद। तो अगर आपको वो सेम इक्वेशन यूज करना है तो V इक्वल टू ई माइनस क्या था, क्या था, आई आर था। ये तुमने किसके लिए लिखा था, सिंगल सेल के लिए। किसके लिए लिखा था, सिंगल सेल के लिए। लेकिन एक बात बताओ, अभी तुम्हारे पास सिंगल सेल है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज में टोटल ईएमएफ कितना आया, क्या आया, समेशन, क्या आया, समेशन। समेशन किसका, समेशन, समेशन किसका, इप्सिलॉन आई का, आई रन फ्रॉम 1 to n। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो कितना आया, समेशन आर आई। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, समेशन आर आई, आई रन फ्रॉम 1 to n, बन गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स अक्रॉस अ कंडक्टर। हाँ, मैंने I1 I2 I3 I4 ऐसा नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम होता है, तो करंट सब में से क्या था, सेम था। बन गया इक्वेशन। तो जो तुमने पिछले केस में लिखा था वो वही है, सिर्फ यहाँ पे एक की जगह पे ज्यादा सेल थे, तो हमको यहाँ पे ई की जगह पे समेशन ई आई लिखना पड़ गया, इप्सिलॉन आई लिखना पड़ गया। और एक इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह पे बहुत सारे थे, इसके लिए हमको लिखना पड़ गया समेशन आर आई। बराबर, करेक्ट। तो मैं अभी चेक करता हूँ कि तुमको सच में कितना समझा है, एंड आई विल गिव यू ओनली 30 seconds और लेस टू आंसर अ गिवन क्वेश्चन। इट विल बी रैपिड फायर। मेरे पास 3-3 वोल्ट के 15 सेल है, 15, 3-3 वोल्ट के कितने, 15 सीरीज में लगा दिए। हाउ मच इज द टोटल ईएमएफ, 45, ठीक। और हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस था 2 ओहम, कितना, तो टोटल कितना हो गया, कितना हो गया, 30, ठीक। What is the terminal potential difference if the current through each of this internal resistance is 1 ampere? कितना, 15, ये 45 था,
उसमें से ये 30 था और इंटू 1 था, तो 45 माइनस 30 मतलब कितना, 15। तो 15 वोल्ट आउट ऑफ 45 वो एक्सटर्नल कंडक्टर के अक्रॉस आया, बाकी 30 वोल्ट इंटरनल को ओवरकम करने में ही लग गया। तो ऐसे सेल्स का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। अब ये देखो क्या है, जब तुम थ्योरी समझते हो ना तो तुमको रियल लाइफ भी समझ में आता है। हम लोग गए, हमने बोला कि सेल दे दो। अब दुकानदार बोलेगा 10 वाला चाहिए, 15 वाला चाहिए, 20 वाला चाहिए, 40 वाला चाहिए। 10 वाला भी आता है, कोई लोकल ब्रांड होगा, बहुत ही लोकल होगा, या फिर मेड इन चाइना होगा। 15 वाला भी आता है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा आता है। और 40-50 रुपए का ड्यूरासेल भी आता है, जिसका लाइफ लॉन्ग ज्यादा होता है ना। तो कैन यू थिंक कि ये तीनों चारों में क्या डिफरेंस रहा होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो महंगे वाले सेल आते हैं दे यूज गुड क्वालिटी मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस कम है, इंटरनल रेजिस्टेंस कम है। और मैंने कल आपको असाइनमेंट दिया था, सेल का मटेरियल क्या होता है वो देख के आओ, उस पर लिखा होता है वो सेल के पैकेजिंग पे। आई टोल्ड यू यस्टरडे टू गो एंड चेक। ये जो 15-20 रुपए का सेल लाते हैं उस पर लिखा होता है। नहीं, तो 24 आवर्स और 24 नहीं, 23.5। तो कल देख के आओ कि व्हाट इज द जनरल मटेरियल यूज्ड। क्योंकि किसी ने कल बोला था लिथियम आयन, लिथियम आयन नहीं होता है वो। लिथियम आयन तुम बड़े बड़े बैटरीज में यूज करते हो लिथियम आयन। 3-4 टाइप के बैटरीज होते हैं। बैटरी क्या होता है बताता हूँ, इसको बैटरी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, चाहे वो सीरीज हो चाहे वो पैरेलल हो, उसको क्या बोलते हैं, बैटरी। सिंगल सेल इज अ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो सीरीज में लगाया है कि पैरेलल में लगाया है, दैट इज बैटरी। अब हम देखेंगे व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का थियरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ, लेकिन ज्यादा यूज होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब वो क्यों, वो समझोगे बाद में। तो डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम लोग मोस्टली यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और आप सब सब यूज करते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है तो इसका मतलब आप, जो आपका बैटरी है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सुना होगा आपने, जब आप लैपटॉप लेने जाते हो वहां पे भी फिर पूछता कि बजट क्या है। तुमने बजट बोल दिया 40 से 50,000, तो बोलता कि ये लैपटॉप है। तुमने बोला कि थोड़ा हायर बजट है 70 to 80, फिर ये लैपटॉप है। डिफरेंस पूछोगे तो प्रोसेसर का डिफरेंस आएगा, रैम का डिफरेंस आएगा, हार्ड डिस्क का डिफरेंस आएगा, एसएसडी या एचडीडी वो डिफरेंस आएगा। साथ में डिफरेंस आता है बैटरी लाइफ का। तो बैटरी लाइफ दो चीजों पर डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ द मटेरियल दैट यू आर यूजिंग एंड 6 सेल है कि 4 सेल है। को बताता है आपको, ये 4 सेल बैटरी है, वो 6 सेल बैटरी है। आपका जो इन्वर्टर का बैटरी होता है जो यहाँ पे भी रखा हुआ है दो दो, ये 6 सेल बैटरी है। और अगर गिनना है तो गिन सकते हो, बराबर 6 कंपार्टमेंट दिखेंगे तुमको, वो 6 सेल है। दिस 6 सेल्स दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये 6 सेल बैटरी है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नॉर्मली इवन नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। क्यों ऐसा कोई ऐसा खास रीजन नहीं है, डिजाइनिंग पर्पस के हिसाब से होता है वो। तो यू विल फाइंड 2 सेल, 4 सेल, 6 सेल, 8 सेल, 10 सेल। जितने ज्यादा सेल उतना ज्यादा बैकअप और उतना ज्यादा लाइफ। वो ऐसा क्यों होता है वो बाद में देखेंगे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अनलाइक सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में तुमने एक सेल के नेगेटिव को दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया था, यहाँ पे वैसा नहीं होता है। यहाँ पे जितने भी सेल्स है सबका पॉजिटिव कॉमन करके एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट पे लगा देते हैं, और सबका नेगेटिव कॉमन करके दूसरे इलेक्ट्रिकल पॉइंट पे लगा देते हैं। तो ये था पहला सेल, ये है ओके। तो ये था पहला सेल, यहाँ पे ये है दूसरा सेल। ये हो गया पॉजिटिव ऑफ फर्स्ट सेल विथ ε1 ईएमएफ, R1 इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हो गया पॉजिटिव ऑफ सेकंड सेल विथ ε2, और ये R2 इंटरनल रेजिस्टेंस। इन दोनों का इन दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया कॉमन। पॉजिटिव टर्मिनल कॉमन कर दिया और ये कॉमन इलेक्ट्रिकल पॉइंट पे दे दिया। अब ये जो कॉमन इलेक्ट्रिकल पॉइंट है इसको कुछ नाम दे देता हूँ, उसको बोल देता हूँ B1। कुछ तो नाम देना है तो नाम दे दिया B1। उसके बाद इन दोनों का नेगेटिव टर्मिनल भी कॉमन कर दिया और ये दे दिया दूसरे इलेक्ट्रिकल पॉइंट पे B2 पे। क्लियर है यहाँ तक?
पक्का? श्योर श्योर। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी मैं लिखने नहीं वाला हूँ, ये सब अभी आपको पता होना चाहिए ना, और नोट्स में तो दिया ही है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड joined to a joined to a common electrical point, some point B1, and negative terminal of all the cells are connected together and joined to another electrical point, that is B2. Now the clear? Series combination में current through each resistance was same, potential difference was not same, और पैरेलल में करंट इज नॉट सेम। तो यहाँ पे टोटल करंट अगर है आई, तो ये जो जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट, इस जंक्शन पॉइंट पे ये करंट स्प्लिट हो जाएगा, ये जाएगा I1 ऊपर और I2 नीचे। फिर वापस इस पॉइंट पे आके, इसको B2 बोल देता हूं मैं, फिर वापस से दूसरे जंक्शन पे आके ये I2 और I1 वापस से क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे, I। यहाँ तक क्लियर? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जंक्शन पॉइंट्स होते हैं, सीरीज में नहीं होते हैं। और जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये आपको वो सीईटी जेई नीट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेस बन रहा है। ये जो मैं एक एक वर्ड यूज कर रहा हूँ ये याद रहेगा। अभी तो हम बहुत सिंप्लीफाइड सर्किट देख रहे हैं, आगे जाके बहुत खतरनाक सर्किट्स आएंगे, तो तुमको समझना पड़ेगा कि कौन सा सीरीज, कौन सा पैरेलल, कौन जंक्शन पॉइंट है, कौन नहीं है। तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे विथ ट्रिक्स। जिस क्वेश्चन को 2 मिनट लगता है, तुम्हारा बेस अच्छा है, 5 सेकेंड डन, खत्म, देख के बता दोगे। होता है ऐसा। जस्ट ट्रेस द करंट, यू नो द आंसर, डन। तो अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन तुमको समझ में आ गया। जैसे हमने जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाला था, ε1 प्लस ε2 प्लस ε3 अप टू εn। जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट इंटरनल रजिस्टेंस निकाला था, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, वैसे ही हमको सिमिलरली इस केस में भी इक्विवेलेंट ईएमएफ चाहिए और हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। वो करने से पहले, वो तो करना ही पड़ेगा, जंक्शन पॉइंट पे क्या हो रहा है तुमने देख लिया, क्या हो रहा है, I इक्वल टू I1 प्लस I2, करंट स्प्लिट हो रहा है दो रास्ते में, I1 प्लस I2। ठीक। अब और एक चीज विच इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो, मैंने पहले भी बताया है, फिजिक्स में ना तीन तीन कॉन्सेप्ट बहुत क्लोजली रिलेटेड है। एक है फ्लो ऑफ विंड, यू नो विंड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तुम यहाँ बता रहे हो करंट B1 से कहाँ जा रहा है, B2, मतलब तुम ऐसा बोल रहे हो कि जो B1 पे पोटेंशियल है वो B2 से ज्यादा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट? तो याद रखना ये, इफ द करंट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट साइड का पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल एंड राइट साइड का पॉइंट इज एट लोअर पोटेंशियल। नहीं तो उल्टा दिखाना पड़ता मुझे। गुड, गुड। अभी मेरे पास एक इक्वेशन है, I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो व्हाट आई कैन डू इज, ये I1 और I2 फाइंड करके मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, हमारा काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे अब, इसको कोई उठा दो, जागो मोहन प्यारे, ऐसा ऐड आता था पहले। ओके। तो अभी नोटेशंस आई विल यूज दैट आई हैव यूज्ड इन नोट्स ऑल्सो, वही सेम नोटेशन रख लेते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक। इसका मतलब जो ऊपर का ब्रांच है जिसमें तुमने ε1 सेल कनेक्ट करके रखा है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस, और जो लोअर ब्रांच है, नीचे का ब्रांच है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। करेक्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ माइनस IR। तो ऊपर के ब्रांच में ε1 माइनस I1 R1, ऐसे ही आएगा ना। ऊपर के ब्रांच में व्हाट इज ईएमएफ, ε1 माइनस I1 R1। नीचे के ब्रांच में ε2 माइनस I2 R2। ये आ गया आपके पास
पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, तो यहाँ लिख के रखा है मैंने, क्या ये VB1 माइनस VB2, वो सिर्फ तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए है। इट इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि व्हाट इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज VB1 माइनस VB2, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। यहाँ तक क्लियर? गुड। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, I1 R1 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस V। तो यहाँ से I1 मिल जाएगा, क्या मिलेगा I1, व्हाट विल आई गेट I1, R1 को शिफ्ट कर देंगे, तो इक्वल टू 1/R1 एप्सिलॉन 1 माइनस V, मतलब क्या, मतलब एप्सिलॉन 1/R1 माइनस V/R1। ये आ गया आपका I1 का इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली तुम I2 का इक्वेशन फाइंड कर लो। तो सिमिलरली I2 R2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन 2 माइनस V। देयरफॉर I2 इक्वल टू एप्सिलॉन 2/R2 माइनस V/R2, इक्वेशन नंबर 3। So therefore from equation number 1, 2 and 3, ये इक्वेशन नंबर 2 मतलब I1, इक्वेशन नंबर 3 मतलब I2 कहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देयरफॉर टोटल करंट I इक्वल टू क्या लिखोगे, एप्सिलॉन 1/R1 माइनस V/R1 प्लस एप्सिलॉन 2/R2 माइनस V/R2। गुड। देन ये जो एप्सिलॉन वाले टर्म्स है वो एक साथ लाओ और V वाले एक साथ लाओ। तो I इक्वल टू एप्सिलॉन 1/R1 प्लस एप्सिलॉन 2/R2 माइनस V/R1 माइनस V/R2। I इक्वल टू एप्सिलॉन 1 R1 प्लस एप्सिलॉन 2 R2 माइनस V कॉमन निकाल लिया, 1/R1 प्लस 1/R2। ज्यादा क्लियर, पक्का पक्का क्लियर, गुड। हमारा इंटेंशन क्या था, टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट ईएमएफ, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट आ गया था, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो सीरीज में डायरेक्ट आ गया था, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पर डायरेक्ट आता नहीं है। तो अगर मुझे इस इक्वेशन से क्या चाहिए, इक्विवेलेंट ईएमएफ, और क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो एक काम करेंगे, ये V कौन है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये I कौन है, करंट। तो तुमको याद है ना क्या था ये भी, E-IR। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सिर्फ V इक्विवेलेंट लिखता हूँ या V लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम है सबके अक्रॉस। और E को क्या लिखता हूँ मैं, E इक्विवेलेंट, इसको क्या लिखता हूँ मैं, R इक्विवेलेंट। बराबर, करेक्ट, राइट। तो ये जो इक्वेशन है, इसको अगर मैं ये फॉर्म में लेके आऊँ तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब ये फॉर्म में लाना मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन चाहिए, कौन चाहिए, V। यहाँ पे V कहाँ पे है, तो पहले V वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे लाओ, 1/R1 प्लस 1/R2, एप्सिलॉन 1/R1 प्लस एप्सिलॉन 2/R2। और ये जो करंट था उसको वहां शिफ्ट कर दो, तो क्या बन गया, -I, बन गया -I। बराबर। हमको लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ कौन चाहिए था, V। यहाँ तो साथ में कोई और भी है, तो एक काम करते हैं, जो साथ में है ना इसको शिफ्ट करेंगे करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2 इक्वल टू एप्सिलॉन 1/R1 प्लस एप्सिलॉन 2/R2 माइनस I। अब ये टर्म को शिफ्ट कर दो, ये जो ब्रैकेट में टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, डिवाइड होगा। तो एप्सिलॉन 1 इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये टर्म है। और ये R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2 हो रहा है डिवाइड, ये मल्टीप्लीकेशन है हाँ? वो मल्टीप्लाई है वो, बराबर, ये डिवाइड हो गया, डन। और कौन था, -I अपॉन अपॉन ये टर्म, गुड। क्या क्या कैंसिल हो गया,
बराबर। तो क्या बचा, v इक्वल टू ε1 r1 प्लस ε2 r2 अपॉन r1 प्लस r2। है, ध्यान है, वो मैं बीच बीच में करता रहूंगा टू चेक इफ यू पे अटेंशन और नॉट। अभी ठीक है, ठीक है ना? क्योंकि ये इधर गलती की चलेगा, एग्जाम में आ गया। व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल विथ वन वोल्टेज 1.5, ईएमएफ 1.5, दूसरे का 3 वोल्ट्स, विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 एंड 2। मतलब तुमको एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 R1 और R2 की वैल्यू दे दी, और तुमको पूछ लिया इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो क्या करोगे, ε1 r2 प्लस ε2 r1 अपॉन R1 प्लस R2। नॉर्मली क्या होता है ना, हमारा माइंड ट्यून्ड होता है, क्योंकि हमने अब तक जहां भी देखा, क्या देखा, केमिस्ट्री में तो क्या देखा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, है ना? फिर यहाँ पे क्या याद आएगा, वही वैसा ही है, ε1 r1 प्लस ε2 r, वैसा नहीं होता है। ε1 है तो r2 होता है। गुड। तो वो ट्यूनिंग को थोड़ा सा डिस्टर्ब करना पड़ता है कभी कभी। और ये गया ऊपर, तो ये आ गया r1 r2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू, आ गया तुम्हारा जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट था, ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। तो मेरे को बता दो कंपेयर करके, व्हाट इज ई इक्विवेलेंट हियर। ईएमएफ इक्विवेलेंट कितना है, ε1 r2 प्लस ε2 r1 अपॉन R1 प्लस R2। व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये तो नॉर्मल पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है। अगर मैं डायरेक्ट लिख देता 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, फिर यही आता। क्योंकि दिख रहा था, क्या दिख रहा था, ये जो दो रेजिस्टेंस है वो किस में है, पैरेलल में। वो तो पैरेलल में ही है ना, कॉम्बिनेशन पैरेलल है, तो रेजिस्टेंस भी किस में है, पैरेलल में। फिर इतना सा मैथ क्यों करना पड़ा, वो क्योंकि तुमको इक्विवेलेंट ईएमएफ डायरेक्टली नहीं मिलने वाला था, इसके लिए ये करना पड़ा। यहाँ तक क्लियर? मैं अभी एक बार थोड़ा सा स्लो मोशन में रिवाइज करवा देता हूँ, लिटिल स्लो मोशन। तो जिनका ध्यान नहीं था, या जो पीछे रह गए, छूट गए, गाड़ी ज्यादा फास्ट भाग गई, तुम थोड़े से स्लो थे पीछे, तो अभी ध्यान दो, है ना? गाड़ी भाग रही थी, तुम गप्पों में बिजी थे, छूट गई होगी गाड़ी, कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो। हमारे पास थे सेल्स विच वी कनेक्ट इन पैरेलल, एंड आप खुद देख रहे हो कि दो सेल में ही इतना कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स आ गया, तो हम दो से ज्यादा की बात ही नहीं करेंगे। वी विल टॉक ओनली अबाउट टू। ये था सेल जिसका जिसका ईएमएफ था ε1, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था R1। ठीक, ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका ε1। ये था पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। और हमारे पास एक दूसरा सेल है, वो है ε2 विथ इंटरनल रेजिस्टेंस R2। गुड। इन दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव तुमने कंबाइन कर दिया, मतलब कॉमन पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, और नेगेटिव नेगेटिव को भी वैसा ही कर दिया, और यहाँ पे ऐसा है। इसको बोल देते हैं B1, इसको बोल देते हैं B2। करंट फ्लो हो रहा है B1 से B2 की तरफ, मतलब B1 का पोटेंशियल B2 के पोटेंशियल से ज्यादा है। और ये जंक्शन पॉइंट पे करंट जैसे आया, तो यहाँ करंट हो गया स्प्लिट, ये बन गया I1, ये बन गया I2। फिर वो यहाँ पे आके मर्ज हो गया, ये बन गया टोटल करंट I। यहाँ तक क्लियर? करेक्ट। What was our aim? To find out equivalent EMF and equivalent resistance. So we will start with writing down I equal to I1 plus I2. That is equation number 1. बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि अभी समझ में आ गया, बाद में याद नहीं आया। यू हैव टू मेक अ ब्रेन मैप, ब्रेन मैपिंग। और ब्रेन मैपिंग करने के लिए पढ़ते वक्त तुमको पूरा ध्यान वहां देना पड़ेगा। सबसे पहला इक्वेशन क्या था, आई इक्वल टू I1 प्लस I2। तो मैं कैसे याद रखता था पता है, पहले आई फाइंड कर लो, फिर I1 I2 फाइंड कर लो, सब्स्टिट्यूट कर दो, हो गया। अपने आप स्टेप्स याद आएंगे, कुछ करना ही नहीं पड़ता है। और वैसे भी इस पूरे दुनिया में कोई भी काम करना है तो 20% ही काम करना है, 80% अपने आप ही होता है।
तो 20%, 20% मतलब 3 स्टेप यहाँ पे, पहले आई, फिर I1, फिर I2। ठीक है, फिर अभी I1 I2 कहाँ से लाओगे, ये कौन सा कॉम्बिनेशन था, पैरेलल। पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल ड्रॉप। तो V और V ये दोनों के अक्रॉस सेम है, लेकिन V क्या है, E माइनस आई आर। तो एप्सिलॉन 1 माइनस I1 R1, और यहाँ पे एप्सिलॉन 2 माइनस I2 R2। इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो I1 R1 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस वी। तो यहाँ से मिल जाएगा I1 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 बाय R1 माइनस V/R1। और सिमिलरली यहाँ से मिल जाएगा I2 इक्वल टू एप्सिलॉन 2 बाय R2 माइनस V/R2। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन 2 और 3 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 एप्सिलॉन 1 बाय R1 माइनस V/R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय R2 माइनस V/R2। तो देयरफॉर आई इक्वल टू एप्सिलॉन 1 R1 प्लस एप्सिलॉन 2 R2 माइनस V कॉमन निकाल लिया, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, मैं यहां से भी फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कर सकते हो। लेकिन तुमको फिर ये जो V इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट था, इसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा फिर। तो बेटर क्या है, ये पता ही है ना, फिर जो इक्वेशन हमने डिराइव किया उसको ही लेके आ जाते हैं V इक्वल टू ई माइनस आई आर फॉर्म में। V इक्वल टू, तो पहले V ले लो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो V 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और ये I लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आ गया तो माइनस I हो गया। फिर ये जो था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, तो कर लो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। तो V R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I। ये शिफ्ट कर दो, तो V इक्वल टू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R, अरे इंटू होगा ना ये मेरे आदत है, हो गया ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम ना, नीचे मैं बार बार प्लस लिख देता हूँ। चलो ठीक है, आई हैव टू रेक्टिफाई ईयर। ठीक है, तो ये क्या लिखें, R1 इंटू R2 माइनस आई R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2 कैंसिल हो गया, बन गया इक्वेशन। तो ये हो गया V इक्वल टू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस आई R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस, हो गया। अभी कंपेयर कर लोगे तो आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर। तो आज घर पे जाने के बाद ये सारे स्टेप्स तुमने खुद से रिवाइज करने हैं। गुड। अब आ जाते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगेन, ये जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की मैं बात कर रहा हूं, आई विल बेसिकली जस्ट मेंशन पॉइंट बाय पॉइंट, आई विल नॉट राइट डाउन एनीथिंग, क्योंकि तुमको याद रखना चाहिए अभी। तो एक साइड पे सीरीज, एक साइड पे पैरेलल। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन? हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हो। सो द इफेक्टिव ईएमएफ इज द सम ऑफ ईएमएफ ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। ईएमएफ की बात कर रहा हूं मैं। ईएमएफ में से तुम जब आई आर मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस कर लेते हो तो क्या मिलता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस।
मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में तुमको हाई वोल्टेजेस मिल सकते हैं, दैट इज द एडवांटेज। यहाँ तक क्लियर? देन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन? लो रेजिस्टेंस, क्योंकि तुम जब सीरीज में लगाते हो तो रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ता है और पैरेलल में कम होता है। तो सीरीज का एडवांटेज था हाई वोल्टेजेस बट अलोंग विथ हाई रेजिस्टेंस। यहाँ पे होता है लो रेजिस्टेंस बट अलोंग विथ लो वोल्टेजेस। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। अगर मैंने दो दो वोल्ट के, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, तो अगर मैंने दो दो वोल्ट के 10 सेल यूज कर लिए, सीरीज में लगा दिए, तो व्हाट इज टोटल ईएमएफ? 20 वोल्ट। ठीक। यहाँ पे पैरेलल में मैंने दो दो वोल्ट के 10 पैरेलल में लगाए, व्हाट इज इफेक्टिव वोल्टेज? 2 वोल्ट। तो यहाँ तुम 10 लगाओ, 10,000 लगाओ, 1 लाख लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वोल्टेज विल ऑलवेज रिमेन सेम। यहाँ पे वोल्टेज विल बी हाई। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन ये आता है कि फिर पैरेलल में लगाना ही क्यों है? लॉजिकल है ना। जब पैरेलल में लगाने के बाद वोल्टेज बढ़ ही नहीं रहा, तो फिर मैं 10, 20, 50, 100, 200 पैरेलल में लगाऊंगा क्यों? उसका रीजन है, ये जो हमने सीरीज में लगाए थे, जैसे तुमने बोला दो दो वोल्ट के 10, 20 वोल्ट हो गया, अगर एक भी सेल डैमेज हो गया तो गया। क्योंकि सीरीज में एक भी सेल खराब होना मतलब सर्किट ब्रेक ओपन होना। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास लेटस से यहाँ पे 4 सेल्स थे सीरीज में, इसमें से तीसरा नंबर का खराब हो गया, कनेक्शन टूट गया, गया। दिस बैटरी विल नॉट वर्क। जब तक तुम वो सेल को रिप्लेस नहीं करते या तुम रिपेयर नहीं करते, तब तक वो काम ही नहीं करेगा। तो ये डिसएडवांटेज है किसका? और ये एडवांटेज है पैरेलल का। तुम पैरेलल में तुम पैरेलल में कितने भी लगा दो, और उस कितने में से जब तक एक लास्ट सेल भी काम कर रहा है, तब तक आपका बैटरी काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये 4 सेल्स पैरेलल में लगा दिए होते, पैरेलल में लगा दिए होते, और मान लेते हैं कि इसमें से कोई एक हाथ दूसरा खराब भी हो गया, तो इमेजिन ये खराब हो गया, खराब हो गया, फिर भी फिर भी तुम्हारा बैटरी काम कर रहा है। तो पैरेलल में कब लगाते हैं? जब तुमको ड्यूरेबिलिटी की जरूरत होती है, मतलब लॉन्ग टाइम तक काम करने वाले चीज की जरूरत होती है, तब। अगर सारे ही खराब हो गए, सिर्फ एक चालू है, तो भी चलेगा। हाँ, फिर डिफरेंस क्या आएगा? बैकअप। तुमने अगर, आई डोंट नो, मे बी ऑल ऑफ यू नाउ डेज हैव लैपटॉप। तो लैपटॉप जब तुम नया नया लेते हो ना, तो 4 से 5 घंटे का बैकअप अच्छे से जाता है। फिर 8, 9, 10 महीने के बाद तुम देखोगे कि 5 घंटे तो नहीं जा रहा, अब अभी 3, 3.5 घंटे पे तक आ गया। ऐसा करते करते 3, 4 साल के बाद तुम देखोगे तुम्हारा लैपटॉप का बैटरी चार्ज होगा, चलेगा, लेकिन आधे 1 घंटे में गया। तो मतलब हो क्या रहा है? उसके जो सेल्स थे वो धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। सेम थिंग हैपेंस विद दिस बैटरी पैक ऑफ इन्वर्टर। आपको पता है कि आपका बैटरी खराब हो गया, बैकअप दे नहीं रहा, लेकिन आप इसको सेकेंड हैंड में बेचने जाओगे तो भी लोग लेते हैं। क्यों? वो क्या करते हैं, वो बाहर का कंटेनर वैसा ही यूज करते हैं, सिर्फ अंदर के सेल्स रिप्लेस करके उसको बेच देते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस। तो सेल चेंज कर सकते हो तुम। पैरेलल का ये एडवांटेज है कि जब तक एक सिंगल सेल भी चालू है, तब तक कम से कम तुमको थोड़ा बहुत तो बैकअप मिल ही जाएगा। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ पैरेलल। तो सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है, यस, करेक्ट। लेकिन अगर एक भी सेल खराब हो गया तो गया, बैटरी आपको या तो रिपेयर करवाना पड़ेगा या तो वो फेंक के नया लेना पड़ेगा। पैरेलल में तुम कितने भी सेल लगा लो, इफेक्टिव वोल्टेज कभी नहीं बढ़ने वाला। तुमको जितने लगाना है उतने लगा दो। ये डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज भी है। 1, 2, 4, 5, 10, 15 सेल खराब हो गए, जब तक लास्ट सेल चालू है तब तक चलता रहेगा। क्लियर? नाउ विल जंप टू द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 11.7।
A piece of platinum wire has resistance of 2.5 ohm at 0 डिग्री सेल्सियस। जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो साथ में पैरामीटर को आइडेंटिफाई करते जाओ। रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री को हम डिनोट करते हैं R0 से। ये कितना है? 2.5 ओहम। इफ इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब अल्फा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा ये कितना दिया हुआ है? 4 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 80 डिग्री मतलब हायर टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस पे। हायर टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस पे आपको रेजिस्टेंस पूछा है। आपको क्या पूछा है? रेजिस्टेंस पूछा है, राइट? करेक्ट। फाइंड द रेजिस्टेंस मतलब RT पूछा है। यू आर आस्क्ड, यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर दैट इज 80 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? हमने देखा था ना, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो ऐसा फॉर्मूला बनाया था कि नहीं? था ना ऐसा? RT - R0 = अल्फा R0T। कल के लेक्चर में हुआ है। RT मतलब रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर माइनस R0 मतलब ये हो गया आपका इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इक्वल टू अल्फा विच इज कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस R0 इनिशियल इनटू T। आपको क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? RT फाइंड करना है। तो RT फाइंड करने के लिए R0 को वहां शिफ्ट कर दो, प्लस R0 अल्फा टी। इसमें से R0 कॉमन निकाल लो, तो R0 1 प्लस अल्फा टी हो गया, फॉर्मूला बन गया। अब सिर्फ वैल्यू डालनी है आपको। तो RT क्या आएगा? R0 व्हाट इज R0? 2.5। 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 × 10⁻³ इंटू टेम्परेचर T कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 80। वेरी गुड। तो ये आ गया 2.51 प्लस, देखो ये 80 का जीरो इसको दे दो, 10⁻²। 4 × 8 32, 32 × 10⁻², 0.32। तो 2.5 इंटू 1.32, 2.5 इंटू 1.32 क्या प्लस था ना? बराबर है? माइनस था? बराबर है, बराबर है। वो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है, तुम माइनस कहाँ कर रहे हो उसको? तुम उल्टा बोल रहे हो, कम हो जाएगा ऐसा बोल रहे हो। 3.3, तो 3.3। ओह, ठीक। ओके, डन।